कैसा हुआ आप लोगों टेस्ट पेपर? बहुत बढ़िया हुआ। अभी चेक नहीं हुआ है तो टेंशन ले रही है, वैसे ही कर रहे थे। कैसा हुआ आप लोगों टेस्ट पेपर? हैं? अच्छा कौन कह रहा है? अच्छा किसका हुआ? मुझे लग रहा है आप क्वेश्चन थोड़े मुझे लग रहे थे हाँ बहुत वैसे हैं थोड़े से, मुझे भी मैंने देखा था आराम से आज देखा था हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने लगभग फिर भी बायोलॉजी में अच्छे कर दिए होंगे। ऐसा भी नहीं बहुत बेकार हुआ था। किसको ऐसा लग रहा था बहुत बेकार हुआ है? 10-20 क्वेश्चन तो मैंने लाए थे, वो जो छुड़वाए थे वो छुड़वा दिए थे, फिर उसके बाद और 10 क्वेश्चन के आपको कॉमन नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई किसी बच्चे को बहुत ज्यादा डाउट नहीं, क्या बात है? और मैं आज क्या करूंगा, चलो पहले बैठ जाओ सब लोग हैं, फिर बात करते हैं। आप लोग बेटा मेहनत करते रहो। एक बात और बताऊंगा आपको, जो भी डिलीट सिलेबस है ठीक है, अगर उससे क्वेश्चन आ रहा है टेस्ट में टेंशन मत लेना। जो यहाँ पे मुझे लग रहा है जो यहाँ पे जो अवधि के मेन है, जो भी फिलहाल मुझे नहीं पता है, वो कहीं ना कहीं IAS क्वालिफाई है, तो उन्हें बायोलॉजी या नीट के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं वो, इसी चक्कर से टेस्ट पेपर आ रहा है। वरना आप लोग को सोच सकते हो डिलीट सिलेबस है क्या, बताओ आप लोग बताओ क्या क्वेश्चन नीट में आएगा। और पहली बात तो यह है कि NMC का जो पूरा सिलेबस है वो आप लोगों को शायद व्हाट्सएप पे डाल दिया है, मैंने डाल दिया है, उसके टॉपिक नहीं छूटने चाहिए बस। बकाया आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है आपको, ठीक है? अगर ये नहीं आता फिजिक्स और उसका केमिस्ट्री को कभी इतना इजी नहीं। चलो वो तो ऐसा था ना, ये नीट का पेपर था, टेस्ट था एक, नेक्स्ट टेस्ट में मेहनत करो। आप लोगों का काम है खाली फोकस करना। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों के 10 नंबर आ रहे हैं 720 आ रहे हैं, ठीक है? आपका काम है हर टेस्ट में इम्प्रूवमेंट अपना, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अपना स्कोर को बढ़ाना। अभी अगर आपके 20 आए तो कसम खा लेना अगले टेस्ट में 30 आएंगे बस, सही है? मैं इतने लोएस्ट चल रहा हूँ, 20 नंबर से ज्यादा सभी बच्चों को आएंगे मुझे लग रहा है। ऐसा तो बच्चा नहीं 20 से भी कम आएंगे हैं बेटा। 10 क्वेश्चन के 40 नंबर तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे सही है? तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ किसी का अगर 100 नंबर आ रहा है या 150 आ रहा है, 200 आ रहा है, 500 आ रहा है, इतने भी नंबर आ रहे हैं आपके, आप लोग ये कोशिश करना कि अगले टेस्ट में ज्यादा आए बस, सही है? इतना फोकस आपका रहना चाहिए। और बकाया आप लोग डेली कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो। और छुट्टी जाती है तो बच्चे पता नहीं कैसे हो जाते हैं, सब ऐसा लग रहा है बीमार से बैठे हुए हैं, ऐसा है क्या? चलो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा यहाँ पे ऐसे कितने बच्चे जो अब्सेंट रहे थे टेस्ट में? दो, तुम भी नहीं थी, और तुम थे इसमें, तुम आई थी टेस्ट में? नहीं सर, क्यों? चलो ठीक है। और कौन नहीं आया था? और सब आए थे हैं? देखो पहली बात तो यह है कि आपको टेस्ट देना चाहिए, मैंने पहले कहा था कुछ भी हो लेकिन टेस्ट मत छोड़ना। और दूसरा मैंने कहा था आप लोग इसकी भी टेंशन मत लेना कितने नंबर कम आए। नीट बेटा इतना आसान नहीं होता, और इतनी चीजें मैनेज करना एक बच्चे के लिए पहले टेस्ट में वो जरूरी थोड़ा होता है कि हर चीज आप भगवान हो पहले टेस्ट में सब कुछ कर दोगे। हो सकता है आपका टाइम मैनेजमेंट से नहीं बैठा हो सकता है ऐसा हो कि सिलेबस गड़बड़ हो गया। जैसे मैं बायोलॉजी का बता रहा हूँ बार बार आपको, थोड़ा सा डिलीट सिलेबस से आ गया था जिसमें बच्चे कंफ्यूज थे काफी। तो आप लोग इसका टेंशन ना लेना, जितने भी नंबर आए बस ये सोचना कि अगले टेस्ट में मैं ज्यादा लेके आऊंगा, जिसमें इससे आए उससे ज्यादा आए उससे कम ना हो बस। और इसीलिए मैं हर बच्चे की लिस्ट देखूंगा पर्सनल एक बच्चे करके, और मैं हर बच्चे का हर टेस्ट का वो देखूंगा कि किसका कैसा रिजल्ट रह रहा है, कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है या कौन कम मेहनत कर रहा है, ठीक है? ये सब आपको दिखाना होगा, ठीक है? पहले टेस्ट में आपके 20 नंबर हो चाहे 30 हो मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है? ज्यादा कोई मैं नहीं करूंगा फोकस, लेकिन हाँ ध्यान रखूंगा नेक्स्ट टेस्ट में। हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे आज, वो पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और आज ऑनलाइन क्लास करूंगा, ठीक है? लेकिन बेटा सब लोग आ जाया करो, देखो मुझे दिखाना पड़ता है ना उसमें कितने बच्चे लाइव थे। आप लोग लाइव आके लाइव आके ऑन कर दिया करो, क्या होता है वहाँ काउंट हो जाएगा नंबर कितने बच्चे लाइव थे। अच्छा उस दिन कौन कौन बच्चे, मुझे लगा काफी बच्चे आ गए थे, और आया कौन नहीं था? सभी नहीं आए थे। दोनों के पास फोन नहीं है ना? डाटा है? चलो जिसके पास फोन नहीं है और डाटा नहीं है वो तो चलो कोई बात नहीं, उस फादर का फोन होगा वो ले लिया करो एक घंटा के लिए। दूसरा सुनो, लेकिन ऐसे बच्चे थे कुछ जो सो रहे थे उस टाइम 8 बजे के टाइम, वो मैंने सुबह क्लास में जल्दी आई जरा हैं, बहुत बच्चे था ना सो रहे थे। देखो बच्चे करने के लिए यहाँ हैं
लोग कैसे आ रहे हैं बेटा, कॉपी में ग्राफ बन। चलो तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे बेटा उसका नाम क्या है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ए बैठो बेटा सुनो। दूसरा क्या है, आप फोकस से पढ़ाई स्टार्ट कर दो फिर से, ठीक है। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बकाया मुझे पता है कि आप लोग बहुत बेस्ट करोगे। तो बेटा हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, वो करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और मैंने कहा था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का काम मतलब क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का सेल के पास जाना और वहां पे फूड का ऑक्सीडेशन होना, और उससे क्या मिलता है, एटीपी, और बनता क्या है बेटा, CO2। क्या बनता है, वो क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग का मतलब सिंपल सा होता है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी कि आप लोग सांस ले रहे हो एक बार और एक बार क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ये होता है क्या, ब्रीथिंग। क्या होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सर कि रेस्पिरेशन को हम कहाँ पढ़ेंगे, तो मैंने कहा था जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसमें चैप्टर है एक रेस्पिरेशन। कौन सा है, उसमें हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर का नाम जरूर है, लेकिन उसमें रेस्पिरेशन सेम होता है। आप लोग बताओ, अगर कोई सेल है, एनिमल सेल हुआ या प्लांट सेल हुआ, लेकिन ग्लूकोज तो दोनों के पास जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास है। मैंने कहा था एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक में बस इतना डिफरेंस होता है कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और जब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो फिर वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। लेकिन प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में रेस्पिरेशन तो एक तरह होगा, बस डिफरेंस इतना होता है। देखो हम लोग ये, आप लोग थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बना के रखा करो। जैसे हम लोग जल्दी में बोलते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं। प्लांट CO2 लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं रेस्पिरेशन के लिए। किसके लिए, लेकिन प्लांट जो CO2 लेते हैं वो लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वो रेस्पिरेशन के लिए नहीं लेते, क्योंकि रेस्पिरेशन वो भी कौन सा करते हैं, एरोबिक। कौन सा करते हैं, उन्हें भी किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। समझ गए आप लोग, वो भी किसके लिए CO2 लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए। और जो हमें ऑक्सीजन देते हैं वो भी जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है, मैंने कहा था लाइट रिएक्शन में, तो बेटा वो हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ये बात समझ गए हम। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग खाली इतना पढ़ेंगे, ब्रीथिंग कैसे हम लोग करते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, मैंने कहा था आप लोगों का जितना भी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इसका जो पहला चैप्टर अब जो डिलीट सिलेबस हो गया उसका तो पहला अब है, ठीक है। वैसे मैंने डाइजेशन एंड डाइजेशन आपको पढ़ा दिया था थोड़ा बहुत, ठीक है, जिससे आपको उसके बारे में पता रहे। जैसे हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था, हमने लीवर के बारे में पढ़ा था, हमने पैनक्रियास के बारे में पढ़ा था, और इसके बाद हमने इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और मैंने आपको बताई थी एक्सोक्राइन ग्लैंड। मेरा मेन फोकस था उस चैप्टर को पढ़ाने का कि मैं आपको ये बता दूं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है, वो किसका सीक्रेशन करती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, और मैंने आपसे कहा था एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, और वो किसका सीक्रेशन करती है, हार्मोन्स का। तो आपको ये भी तो पता हो कि एंजाइम का सीक्रेशन कौन सी ग्लैंड करती है, तो वो आपको पता लग गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाटिक हो गया, लीवर हो गया, ये सब क्या कर रही है, ये हम बोल सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। कौन सी होती है, ठीक है। तो आज तो हमारा जो चैप्टर है वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें मैंने आपको एक बार उस दिन डायग्राम बना के दिखाया था। मैंने कहा था एक बार फिर समझ लेते हैं बेटा, छुट्टी हो गई तो आप लोग आराम से अब थोड़े घर पे क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई कर रहे सभी लोग बहुत मेहनत से, ठीक है बेटा। मैंने आपसे कहा था ये क्या है, लंग्स। क्या है बेटा, लंग्स है, ठीक है। आपको देखो क्या होता है, हमारा हार्ट होता है यहाँ पे, इसके बाद यहीं पे थोरेसिक चैम्बर में लंग्स होते हैं। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। क्या होता है, यानी कि पूरा जो संभालने का काम करता है वो काम, जैसे हमारा मोटर लगा होता है घर में, मोटर, उसका काम क्या होता है, नीचे से पानी को लेना और ऊपर हम लोगों तक पहुंचाना, ये तो काम होता है मोटर का। ऐसे ही हमारे किसका काम होता है, हार्ट का। मैंने कहा था हार्ट में दो फेज होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है रिलैक्सेशन। जब भी हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड को भेजता है ऑर्गन के लिए, और अगर हम राइट वाले चैम्बर की बात करेंगे तो भेजेगा लंग्स के लिए। और जब हार्ट हमारा रिलैक्स फेज में आता है तो इसका मतलब वो हार्ट में ब्लड आता है, कहां से आएगा, लंग से आएगा, और इधर से हमारा सेल से CO2 को लेके आएगा हार्ट में। समझ गए आप लोग, ये प्रोसेस मैंने कुछ दिन समझाई भी थी आपको। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये लंग्स है। क्या है, लंग्स है। आपको बताए, ये बताओ ऑक्सीजन और CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो कौन करता है, ब्लड। कौन करता है, ब्लड। खाली ऑक्सीजन CO2 का नहीं, मैं तो ये बोलूंगा कि हमारी बॉडी में कहीं भी अगर किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वो कौन कर रहा है, ब्लड।
आप लोग खाना खाते हो, एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट्स को कौन सेल तक पहुंचाता है? ब्लड। आप लोगों की बॉडी में हार्मोन सीक्रेशन होता है, कौन करता है? ब्लड। और इसके बाद ऑक्सीजन CO2 का प्रत्येक सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड। सही है? या हमारी सेल के अंदर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है वो भी अगर आ रहा है कहाँ पे? वो भी अगर आ रहा है कहाँ पे? हमारी किडनी तक, तो कौन लेके आ रहा है? ब्लड। तो मैं बोलूंगा कि ब्लड का काम ही होता है किसी चीज को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे हम लोग ब्रीथिंग पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑक्सीजन और CO2 के बारे में। तो मैंने ये कहा था ये लंग्स होते हैं बेटा, लंग्स में आपको पता है आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन जाता है अंदर। अच्छा, क्या ऑक्सीजन जाता है? खाली ऑक्सीजन जाता है? जाता तो सब कुछ है, लेकिन बेटा ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन से खाली सैचुरेट होता है, बकाया सब क्या हो जाता है वापस। ठीक है, तो ऑक्सीजन आया और बेटा ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ब्लड में। कहाँ जाएगा? ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया? ब्लड में चला गया। और मैं बोल सकता हूँ इसे यहाँ पे, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसके बाद मैंने कहा था ये क्या है? सेल। अब ये हमारी बॉडी में एक सेल नहीं है, हजारों सेल है। हजारों क्या बोल रहा हूँ मैं, अरबों सेल है, हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी सेलें हैं। हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना ये कितने, या हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है आप लोग सोच नहीं सकते। सोचो हर सेल तक ब्लड पहुंच रहा है, और उसे कौन पहुंचा रहा है? हार्ट पहुंचा रहा है। अगर ये कोई अजीब ही एक फिनोमेना है जिसमें पूरी बॉडी हमारी वर्क कर रही है। यहाँ पे क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन दे दी जाती है, सही है। और ऑक्सीजन से क्या होता है? यहाँ पे ATP मिलते हैं हमें। क्या मिलते हैं? क्योंकि हमने खाना भी तो खाया है, उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और इसके बाद यहाँ बन के जाएगा CO2। ये क्या है? हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल। क्या है? हार्मफुल है, और इसे हमें बॉडी से रिलीज करना होता है। क्या करना होता है? रिलीज। आप लोगों को क्या लग रहा है, जब सपोज मानो कोई सुसाइड करता है, ठीक है, तो क्या वो सुसाइड करने से मर जाता है? नहीं, वो मरता है तब जब CO2 कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। और जब CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। वैसे ना ट्रे के दबाने से आदमी मर जाएगा, ठीक है, लेकिन कारण तो वही है, इसी चक्कर CO2 आ नहीं पाती है। ठीक है, अब CO2 कहाँ जाएगी बेटा? ब्लड में जाएगी। कहाँ जाएगी? ब्लड में जाएगी। और इसीलिए इस वाले ब्लड को बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। क्या बोलते हैं? इम्प्योर बोल सकते हैं, या बोल सकता हूँ मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या हिंदी भाषा में बोलते हैं अशुद्ध रक्त। क्या बोलते हैं? अशुद्ध रक्त। तो अब ये यहाँ पे आया, और इसके बाद ये कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। और लंग्स में आप लोग ऐसे सांस छोड़ रहे हो तो ये क्या आ जाएगा? बाहर। मैंने कहा था ये प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? ब्रीथिंग। क्या कहलाता है? क्योंकि हम लोग लंग्स तक O2 पहुंचा रहे हैं, CO2 क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। इसके बाद ये वाला क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। क्या होगा बेटा? ट्रांसपोर्टेशन। और मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे चैप्टर का नाम ये है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। मैं आपको यहाँ पे बहुत चीज समझाऊंगा कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, बढ़ जाता है, तो आपने देखा होगा जब आपको फीवर आता है तो आपको ऐसा लगता है कि हम कितना भी कुछ खा लें या फिर हम कितना भी सांस ले रहे हैं तेजी से, सही है, लेकिन हमें लग रहा है कि एनर्जी है ही नहीं हमारे अंदर। ये क्यों होता है पता है? इसका ये नहीं, इसके बाद आपने देखा होगा बहुत जब वहाँ बहुत तेज फीवर होता है तो आपको सांस भी लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लगता है ना कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग अलग तरीके की आवाजें निकालते हो ना आप लोग नहीं, सभी निकालते हैं, ठीक है, करते नहीं, मुंह करते मम्मी के सामने, जिससे मम्मी कहे हाँ बेटा ठीक है तुझे फीवर बहुत तेज है। तो क्या होता है? वो इसीलिए होता है, वो हमारी गलती नहीं होती है, हमारी जो बॉडी का टाइम। इधर देखो, ये गलत बात करने लगी। पहले बताओ, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन दिया था, और यहाँ से क्या लिया था? CO2 लिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ बताओ? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि हमारे जो ब्लड है उससे हमने ऑक्सीजन को दिया और CO2 को लिया। और दूसरा यहाँ पे मैंने सेल के लिए ऑक्सीजन दी, यहाँ से क्या लिया? CO2। तो एक यहाँ पे क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी कि हमारी बॉडी में दो जगह क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। और ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? ये प्रोसेस चल रहा है, और बीच में इसके इन्वॉल्व होता है हमारा हार्ट। हार्ट में मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे हुआ है। कहाँ पे है? यहाँ पे क्या है? ये हार्ट बोल सकता हूँ ना, बीच में तो होता है। दूसरा सुनो, मैंने कहा था जो प्योर ब्लड को ले जाता है उसे बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं धमनी। और जो CO2 वाले ब्लड को लेके आता है उसे क्या बोलते हैं? वेन्स। लेकिन पल्मोनरी वाले जो ऊपर वाला सर्किट होता है उसमें क्या होता है? डिफरेंस। मैंने कहा था वहां पे पल्मोनरी आर्टरी में CO2 वाला ब्लड होता है, और पल्मोनरी वेन्स में क्या होता है? O2 वाला। लेकिन यहाँ पे बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन था,
शायद किसी ने पूछा था कि सर वहां पे पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स क्यों बोलते हैं, उसको उल्टा क्यों बोलते हैं? तो सिंपल सा बात यह है कि बेटा आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस होता है, मतलब उसके स्ट्रक्चर में। अगर आप आर्टरी की बात करोगे तो वहां जो प्रेशर होगा सिस्टोलिक वो होगा 120, कितना होगा, और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, खाली 80। दूसरा, आप लोग बताओ किसी चीज को भेजने में हमें ज्यादा प्रेशर लगाना होता है और किसी चीज को लाने में कम। दूसरा क्या होता है, आर्टरी की जो बॉल होती है वो मोटी होती है, थिक होती है, और वेन्स की जो बॉल होती है वो कैसी होती है। अब आप लोग एक बात बताओ मुझे बेटा, यहाँ पे देखो, एक बात बताओ, ये हार्ट है हमारा, क्या है, ये हार्ट है। अब आप लोग बताओ यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के लिए जाएगा ना, और यहाँ से ब्लड आएगा तो किसके लिए आएगा, सेल से आएगा। ये कौन सा होगा, CO2 वाला, ये भी कौन सा होगा, यहाँ से ब्लड जा रहा है किसके लिए, सेल के लिए, तो कौन सा होगा, O2 वाला, और यहाँ से ब्लड आ रहा है O2 वाला, तो कहाँ से आएगा, लंग से। ये बात आपको पता है, ये 4 चैम्बर होते हैं, आपको ऐसे करके पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद सुनो बेटा, आप लोग बताओ यहाँ ब्लड जा रहा है ना, तो इसीलिए ये आर्टरी है, आर्टरी तो है। अब यहाँ पे भी तो ब्लड जा ही रहा है, चाहे वो O2 वाला हो चाहे CO2 वाला हो, लेकिन सिस्टोलिक प्रेशर तो लगा रहा है हार्ट, तो इसीलिए ये आर्टरी होती है। लेकिन इसका नाम हमने पल्मोनरी क्यों रख दिया, क्योंकि लंग्स के लिए जा रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पे CO2 वाला है, भाई वो तो होगा ही, जब यहाँ से ब्लड आ रहा है इधर जा रहा है तो CO2 वाला होगा। तो सिंपल सा मैंने एक तरीका बनाया है कि अगर हार्ट से ब्लड दूर जाए तो वो हमेशा क्या होती है, आर्टरी, और हार्ट के पास ब्लड लेके आए वो क्या होती है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्लड आ रहा है तो वेन्स, यहाँ पे भी आ रहा है तो वेन्स, यहाँ से ब्लड जा रहा है तो आर्टरी, और यहाँ से भी जा रहा है तो आर्टरी। क्लियर है इतना, ये सब बच्चों क्लियर है। अब सुनो अगले आते हैं, आप लोग बताओ हमारे पास तो क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, क्या होते हैं, लंग्स। क्या सबके पास लंग्स होते हैं, अलग अलग, हाँ बहुत सारी चीजें होती है भाई, लंग्स होते हैं। इसके बाद आपने गलफड़े नाम सुने, मछलियों के पास होते हैं, हाँ। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंसेक्ट के पास कुछ और होता है, ट्रैकियल ट्यूब वगैरह सुना है। इसके बाद और बताओ, देखो अलग अलग एनिमल्स के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग होते हैं, वो सॉरी एक्सक्रीटरी बोल रहा हूं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, अलग अलग। तो पहले तो हम वो बात करेंगे, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, लंग्स कितने होते हैं हमारे, 2 होते हैं, जो कहाँ रखे हुए हैं, थोरेसिक चैम्बर में, कहाँ रखे हुए हैं। तो हम लोग किताब पे आते हैं, किताब आप लोग निकालो, ये कोई लिख तो नहीं रहा है, लिखा हुआ होगा ना, उस दिन मैंने लिखवा दिया सबको, लिखवा दिया था ना, ठीक। और बेटा आज आप लोग लाइव आ जाना, ठीक है, पहले तो मैं आ जाऊँ, चलो आ जाऊंगा। और हम लोग वहाँ पे करेंगे पेपर डिस्कशन आज, ठीक है, पूरा 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से, मैं 1 से लेके 10 तक पूछूंगा, हाँ आंसर की मैं सोचूंगा, अभी आपको भिजवा दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे। हाँ बोलो, ऐड ही नहीं ग्रुप में, ऐड कितने बच्चे नहीं ग्रुप में बेटा, आप लोग क्लास के बाद उधर आ जाना, ठीक है, ऐड करवा। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब जो अभी मैंने आपको बताया था वो सब यही तो था जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक बार फिर भी हम देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। आप लोग सब लोग किताब निकालो बेटा। ऐसा कोई बच्चा यहाँ बैठा है इसके पास किताब नहीं है, बताओ, लड्डू मिलेंगे उसे। ऐसा कोई बच्चा है यहाँ पे इसके पास किताब नहीं है? आज कोई जयंती है ना, कौन सी है? विश्वकर्मा जयंती। इसमें कौन से भगवान की पूजा होती है? ऐसा बोलते हैं ना, मशीन वगैरह की पूजा होती है ना। लेकिन वो ऐसे लग रहे थे, मैंने देखे थे गूगल पे जाके, मुझे समझ नहीं आ रहा था किसकी पूजा हो रही है। तो मैंने देखा तो ऐसा लग रहा था ब्रह्मा जी की कोई मौसे भाई हो, मतलब उन्हीं के टाइप के लग रहे थे ना थोड़े से। चलो बेटा इधर देखो, आप लोग हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, इसके बाद अगले बढ़ते हैं, ठीक है। इधर देखो, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्या क्या। देखो पहला पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, बोलो मत सब लोग। दूसरा पढ़ेंगे मैकेनिज्म क्या होती है ब्रीथिंग की, कैसे हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं और कैसे क्या करते हैं एक्सपायरेशन। तीसरा पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इसके बाद रेगुलेशन और इसके बाद डिसऑर्डर। ये चैप्टर में हम लोग ये सब चीजें पढ़ने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है,
अब बोलो मत बेटा, किताब आप लोग लाइन टू लाइन पढ़ो बिल्कुल। यहाँ पे कह रहा है एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, etc, ठीक है। और ये क्यों होता है ऐसा? एनर्जी ड्राइव, यानी कि हमें क्या मिले? एटीपी मिले। क्या मिले? एटीपी। और कह रहा है टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। ये कहना चाह रहा है कि आपने पहले पढ़ चुके हो आप लोग कि ऑक्सीजन की हम लोगों को जरूरत होती है, जैसे कि हमने जो भी न्यूट्रिएंट्स खाए हैं उनसे एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। ये तो होता है। आपको मैंने बताया था बेटा, एक ग्लूकोज से हमें कितने एटीपी मिलता है? 38 एटीपी। और वो एटीपी हम क्या करते हैं? यूज तो करते हैं अपनी किसमें? बॉडी एक्टिविटी में। तो मैं बोल सकता हूँ कि बेसिकली हर एक एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। लेकिन फूड से एनर्जी लेने के लिए हमें क्या करना, किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। किसकी पड़ती है? ऑक्सीजन। इसके बाद कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज हार्मफुल इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबोलिक रिएक्शंस। यानी कि जितनी भी कैटाबोलिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गई, क्रेब साइकिल हो गई, इन सब साइकिल में बनता क्या है बेटा? CO2। क्या बनता है? CO2 बनता है। और वही CO2 को हमारी बॉडी के लिए क्या होता है? हार्मफुल, यानी कि नुकसानदायक होता है। और हमें क्या करना पड़ता है? बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। बेटा कह रहे हैं above category, it is therefore evidence that O2 has to continuously provide to the cell and CO2 produced by the cells have to be released out. This process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing. breathing का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर से O2 लो और एटमॉस्फेयर को बाद में CO2 क्या कर दो? दे दो। और यही क्या कहलाता है? ब्रीथिंग। जो हमारे कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? लंग्स। कौन होता है? लंग्स। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा कि प्लांट्स के बिना की जिंदगी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। प्लांट्स के बिना मुझे लगता है कोई काम नहीं हो सकता। सबसे पहला काम तो यही है कि CO2 कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ जाएगी। दूसरा क्या होगा कि प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं, आपको पता ही होगा, फूड चेन प्लांट से ही स्टार्ट होती है। अच्छा, अभी आपने वो सुना था, क्या हुआ था? 15 सितंबर को कुछ आ रहा है और दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा था? मैं वास्तव में बहुत डरा के सोया था शाम को। अच्छा, आप लोगों ने वो न्यूज़ देखी थी? सबने? सब लोगों ने देखी थी? कुछ कह रहे हैं हमें क्या पता, सोया को उठते ही नहीं, देखा ही नहीं था कुछ। ऐसा बता रहे थे कुछ ऐसा आ रहा है जो अगर वो धरती से टकरा गया तो धरती बताए झाड़ू की तरफ पूरी बन जाएगी, झाड़ू बन जाएगी, समझ रहे हो? इतना ज्यादा कोई नहीं बचेगा यहाँ पे। और ऐसा भी वो लोग बता रहे थे, न्यूज वाले मैंने देखा था कि वो ये कह रहे थे जब डायनासोर खत्म हुआ था तो ऐसा ही कुछ हुआ था उस टाइम भी, कि धरती से डायनासोर क्या हो गए थे? पूरे खत्म। अब बोलो मत ऐसे ही बेटा, सब ह्यूमंस क्या हो जाते? वैसे अच्छा भी रहता, लेकिन बचता ही क्या फिर? अच्छा तो नहीं रहता खैर। लेकिन वो गया था, ये बात सत्य थी, ये वो बात सही थी, बच के निकल गया, क्योंकि आप लोगों ने काम बहुत अच्छे किए धरती में, इसीलिए हो नहीं पाया। अब बोलो मत। तो इसका मतलब ये मुझे लगता है कि जो कंट्रोल है पूरा एटमॉस्फेयर का, वो आपके हाथों में नहीं है, वो किसके हाथों में? नेचर के हाथों में। जिस दिन गया सब उस दिन चले जाएंगे, ठीक है, एक दिन में। इसके बाद और कह रहा है कॉमनली नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? रेस्पिरेशन। यानी कि बेटा ये देखो ब्रीथिंग हुआ, और दूसरा हमने ऑक्सीजन क्या किया? यूटिलाइज किया, उससे क्या लिया? एनर्जी लिया। ये सब प्रोसेस पूरी क्या कहलाती है बेटा? रेस्पिरेशन। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? बेटा आप लोग किताबों पे लाइन टू लाइन करके चीजें पढ़ा करो, सही है? ऐसी बातें मत किया करो बीच में। कह रहा है प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट। आप लोग अपना हाथ कहाँ रखो? सीने पे रखो। यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। आप लोग देखोगे कि आपका जो सीना है वो कैसा हो रहा है? अप एंड डाउन, यानी कि ऊपर और नीचे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? ब्रीथिंग, यानी कि आप लोग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अगले देखो, कह रहा है यू नो दैट इज ड्यू टू ब्रीथिंग। ये क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्रीथिंग कर रहे हैं। और कह रहा है बेटा द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आर डिस्क्राइब्ड इन फॉर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। और हम लोग यही समझेंगे यहाँ पे कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कैसे हो रहा है। अच्छा, आप लोग एक बात और सोचो, हमारा जो इसका कनेक्शन होता है वो हमारा डायरेक्ट ब्रेन से होता है। किससे होता है? ये ऐसा नहीं कि आप लोग सोच के इसे कर रहे हो, इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हो, अपने आप होता रहता है। अगर ऐसा होता तो हम तो सांस लेना भूल जाते भाई। कभी ऐसा होता है कि सांस लेना ही भूल गए, खत्म। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसका कनेक्शन कहाँ से है? हमारे ब्रेन से। डायरेक्ट वो समझाऊंगा रेगुलेशन कैसा है। अब आ जाओ रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे। किस पे जाओ बेटा? अब अगर आपने एनिमल किंगडम अच्छे से पढ़ा है, अभी पढ़ाई होगा, हाँ,
तो आप लोगों को ये सब बातें सब बहुत अच्छे से पता होंगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर, और उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। भाई ये तो डिपेंड करता है कि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है एनिमल्स का, और दूसरा वो रह कहाँ पे रहा है, पानी में रह रहा है या फिर एक धरती पे रह रहा है। मुझे लगता है सबसे अच्छा पता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो है मेढक के पास। हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए था, सही है, जिससे अगर कभी तो नारा लाते तो समुद्र का चले जाते आराम से, चले गए अंदर तैर रहे हैं आराम से, सही है। क्योंकि भाई मेढक कहीं भी रह सकता है, पानी में भी रह लेगा और धरती के अंदर भी रह लेगा और ऊपर भी रह लेगा, सही है। चलो अगले देखो, कह रहा है बेटा लोअर इनवर्टिब्रेट्स। अब आप लोग बताओ, किसी बच्चे को, ये सब बच्चों को पता है कि इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, बताओ क्या होते हैं। जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है उन्हें क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स का मतलब हुआ, इनका कहने का मतलब है पोरीफेरा से हेमिकॉर्डिटल, ठीक है बेटा। यहाँ पे लिखा होगा लाइक स्पंज हो गया, स्पंज किस में आते हैं, पोरीफेरा में। सीलेंट्रेट हो गए, फ्लैट बॉम्ब हो गए, ईटीसी, ईटीसी का मतलब है हेमिकॉर्डिटा तक, सब कैसे हैं, इनवर्टिब्रेट। कह रहा है एक्सचेंज O2 विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे पता क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन का मतलब पता क्या होता है, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। यानी कि ये क्या करते हैं, इनका पार्शियल प्रेशर का काम चल जाता है, सांस वास लेना नहीं पड़ता, ये आराम से खड़े हैं और उनका चल रहा है, O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि आपकी बॉडी में डिफ्यूजन नहीं होता है, होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है जो, वो डिफ्यूजन ही होता है वहां पे, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अगर आप लोग बताओ, अगर बाहर का मैं पार्शियल प्रेशर कम कर दूं, क्या आप इंस्पायरेशन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अभी मैं मैकेनिज्म पूरी बताऊंगा बेटा। इसीलिए पार्शियल प्रेशर का बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है सांस लेने के लिए और सांस छोड़ने के लिए। आपको क्या लग रहा है, आप लोग इंस्पायरेशन कर रहे हो तो आप जो हमारा थोरेसिक चैम्बर है उसको इंक्रीज क्यों कर रहे हो, उसका भी रीजन है। और आप लोग जब सांस छोड़ रहे हो तो उसको भी क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। ये इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपके अंदर सांस भर गई तो आपका जो चेस्ट है वो मोटा हो गया और उसके बाद हवा निकल गई तो कैसा हो गया, पतला हो गया, ऐसा नहीं है। ये ब्रीथिंग मैकेनिज्म होती है जो हमें इंस्पायरेशन के लिए चेस्ट को बढ़ाना पड़ता है और एक्सपायरेशन के लिए क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। अगले देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अर्थवॉर्म, क्या कह रहा है, यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। आपको बताया उसकी एक्सोस्केलेटन होता है, क्यूटिकल मेम्ब्रेन होती है, एंड इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसे बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। कह रहा है ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, क्या बोलते हैं बेटा इसे, गिल्स। इसको बोलते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, क्या बोलते हैं, यानी कि गिल्स के द्वारा हो रहा है, ठीक है। अगर स्किन के द्वारा होता है तो क्या बोलते हैं बेटा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्या बोलते हैं। अगले साइड लिखा हो यहाँ पे, देखो इधर देखो, अगर लंग्स के द्वारा होगा तो क्या बोलेंगे, पल्मोनरी। अगर गिल्स के द्वारा हो रहा है तो, अरे अभी लिखा नहीं है, गिल्स के द्वारा ब्रैंकियल, और स्किन के द्वारा होगा तो क्यूटेनियस। तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। कह रहे हैं आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, वेयर एज वेस्कुलराइज्ड बैग कॉल्ड लंग्स। और लंग्स के द्वारा हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसको, आर यूज बाई टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपको ये बात पता है बेटा, जो लंग्स के द्वारा होता है वो कौन करता है, जो टेरेस्ट्रियल पे रहता है। गिल्स के द्वारा कौन करता है, जो एक्वेटिक रीजन में रहता है। इसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो किसके द्वारा करते हैं, स्किन के द्वारा। स्किन के द्वारा होता है उसे बोलते हैं क्यूटेनियस, लंग्स के द्वारा होता है उसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, और गिल्स के द्वारा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल। समझ गए, ठीक है। अगर स्किन का लिखा है तो यहाँ पे लिख लो, लिखा तो ये बेटा। इन तीनों को स्टर्म ना लो ऐसे करके, इसको भी और इसको भी, ये आपको तीनों पता होना चाहिए, जिसके द्वारा हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अगले कह रहा है अमंग वर्टिब्रेट्स जैसे फिशेस हो गया, यूज गिल्स, वेराइज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। अब आप लोग बताओ, मछलियां किसके द्वारा कर रही हैं रेस्पिरेशन, गिल्स, और उसके बाद रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स, और उसके बाद बर्ड्स यानी कि पक्षी, एप्स, ये सब किसके द्वारा कर रहे हैं, लंग्स के द्वारा। और बेटा इसके बाद कह रहा है एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, इन एग्जांपल में दिया है फ्रॉग का, कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, जिसे क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दोनों कर लेता है वो, हाँ। उसके बाद दूसरा होते हैं लंग्स और पहला होता है स्किन, ठीक है। जब वो स्किन द्वारा पता क्या करता है, जब वो जाता है कहाँ पे, पानी में जाता है, दूसरा जाता है वो गड्ढे में, यानी कि मैंने बताया था एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, बताया था। अच्छा बताओ, अब मैं जिससे पूछूंगा बताया, वैसे बता, एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है,
इससे पढ़ाई कर रहा है। और बताओ बेटा, कौन बताएगा? तुम बताओ, हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है? नहीं पता है? क्यों? पढ़ाई करो। तुम बताओ रिया, हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है? नहीं पता है? अरे अब शांत रहो, मैं समझूंगा बताएगा। वर्षा बताओ, विंटर स्लीप क्या होता है? विंटर स्लीप। अच्छा अब एक बच्चा बताएगा, कोई कौन बताएगा? मैं जिसका देखता हूँ वो ऐसे लगता है कि सर हमसे ना पूछे, मैं ये देखता हूँ कौन ऐसे कर रहा है, उसी के पर्सन पूछता हूँ। बेटा आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, एस्टिमेशन हमने और कहाँ पढ़ा था? तुम बीच में, हाँ एस्टिमेशन इसके अलावा हमने और कहाँ पढ़ा था? बताओ बताओ, याद करो याद करो। अच्छा ये बताओ, हमने एक तो देखो, ये देखो एंटर, वो एस्टिमेशन बोलते हैं किसको? समर स्लीप को। मेडन केस में बोलते हैं और भी कुछ एनिमल्स हैं, लेकिन मैंने एस्टिमेशन और भी कहीं पढ़ाया था एक जगह, जहाँ बताया था आपको एस्टिमेशन, यहाँ भी उसको क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन क्या है वो बताओ, भूल गए? हाँ बताया था, हाँ सही प्लांट में बताया था। बताओ क्या? हाँ मॉर्फोलॉजी में बताया था, उसका बताओ तो मतलब क्या है? तुम बताओ। अरेंजमेंट करना किसका करना बताओ? नहीं, हाँ तुम बताओ रश्मि, वो कहाँ की लड़की, वो कहाँ है? हाँ बताओ, हाँ बताओ। हाँ ठीक। अब इसका मतलब होता है, एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड। अब आरती बताएगी कितने टाइप का होता है एस्टिमेशन, जो किताब में दिया हुआ है? 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो ये चारों में से कोई बताओ, एस्टिमेशन जो होता है उसका एक टाइप बता दो। खाली मॉडल पढ़ा दिया ना मैंने, हाँ एक टाइप बताओ कोई। बेल वेट, सही है। और दूसरा कौन सा होता है? एम्पिरिकल। तीसरा ट्विस्टेड, और ये रेगुलर। क्लियर है? चलो ये जो टॉपिक छेड़ा करो उसे कंप्लीट किया करो पूरा। अब आ जाओ इधर, विशेष पढ़ाई कर रहा है इसका मतलब है, क्यों ना पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है क्या? ये पता है ये बहुत, अभी तुम्हारा फर्स्ट ईयर में हो ना, और फर्स्ट ईयर का बच्चा अगर इतना बता रहा है तो मुझे लगता है वो अच्छा खासा मेहनत कर रहा है। वो और यूपी बोर्ड से है ना, यूपी बोर्ड का बच्चा अगर यहाँ बैठ पा रहा है भाई बहुत बड़ी बात है। वरना इंटर के बाद ही बच्चे कहते हैं कि हम तो यूपी बोर्ड से हैं, हम क्यों पढ़ेंगे, हमने तो कसम खा ली, सीखेंगे नहीं इंग्लिश। ठीक है, और ये बच्चा काफी क्वेश्चन करता है। अब बेटा हम लोग आते हैं किस पे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, क्योंकि हमें तो पढ़ना क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या पढ़ना है? आप लोग ध्यान सुना करो सब कुछ। मुझे लगता है मैं ऐसी कोई बात नहीं, इस पे बात नहीं करता हूँ। अगर कोई बात ऐसा रहता है तो उस पर डिटेल में बात करता हूँ। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो इधर सुनो पहले बेटा, ये मैंने एक डायग्राम बनाया था बहुत पहले और आपको बताया था ये क्या होता है? बक्कल कैविटी होता है, और इसके बाद ये क्या है? ये है नाक का पोर्शन, ठीक है। और ऐसे करके 2 ट्यूब खुलती है। कितनी खुलती है? एक ऐसे होती है और एक कैसे होती है? ऐसे होती है। यही तो था, ये देखो ये था। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है आपको बताए, ये क्या होते हैं? नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल बोलते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल। ये वाले होते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, और ये वाले क्या होते हैं बेटा? इंटरनल। सही है। यहाँ पे एक एपिथेलियम भी होती है। क्या होती है? सेंसरी एपिथेलियम। और बेटा इस पे सेंसरी सेल होते हैं। आपने देखा होगा कुछ के पास सूंघने की पावर बहुत होती है और कुछ के पास क्या होती है? कम। आपने अपने मोहल्ले में एक का जरूर देखा होगा, अगर आपके घर पे कुछ बन रहा है तो वो 100% बता देगा क्या बन रहा है, और सुनते सुनते आप घर पे आ जाएगा, आज क्या कड़ी बनाई है। तो क्या होता है? एक क्या होती है बेटा? सेंसरी एपिथेलियम। सेंसरी एपिथेलियम पे सेंसरी सेल इतने ज्यादा, सूंघने की पावर उतनी ज्यादा। कुछ लोग होता नहीं है खाना देख के बता देते हैं खाना बेकार है, कुछ लोग खा भी जाते हैं तब भी कहते हैं बेकार था क्या। दूसरा खाता है तो होता नहीं होता है, तो वो बताता है साले तू बेकार खाना खा रहा है, तो कहता है बेकार था, हाँ बेकार ही लगा है। ये देखो भाई, यहाँ देखो बेटा, देखो यहाँ से ऑक्सीजन आया, ये क्या है? फायरिंग। क्या है? अब आपको ध्यान सुना करो, जितने अच्छा टीचर को सुनोगे उतना अच्छा आपको चीजें याद होंगी, ठीक है। सुनने की अपनी कैपेसिटी लगाओ, बोलने की कम। इसके बाद यहाँ पे आपको बताए ये क्या है? ट्रैकिया। क्या है बेटा? और ट्रैकिया को बोलते हैं ईयर पाइप। क्या बोलते हैं? अब हमें इस फूड पाइप से तो कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि मैंने डाइजेशन बता दिया है। अब ये इसे क्या बोलते हैं, फूड पाइप को ईसोफेगस क्या बोलते हैं, और ये ईसोफेगस कहाँ जाकर खुलता है, स्टमक में। कहाँ खुलता है, तो और अगली जो ट्रैकिया होगी बेटा, ये अगले जाके ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कितने पार्ट में, और हमारा ऐसे करके एक लंग्स बनेगा इधर और एक लंग्स किधर बनेगा, समझ गए हम लोग, ऐसा होता है कुछ। अब आप लोगों को पता है, मैंने कहा था यहाँ पे हमारा होता है साउंड बॉक्स। क्या होता है, साउंड बॉक्स। इसकी ट्रैकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोटिस। ट्रैकिया की ओपनिंग को। और ये तुम्हारा ये है, इसे बोलते हैं लायरिंग्स। क्या बोलते हैं, लायरिंग्स। और लायरिंग्स का मतलब होता है साउंड बॉक्स। क्या होता है, अच्छा ये बताओ आप लोगों को क्या लग रहा है, हमारी आवाज कहाँ से निकल रही है, यहीं से, वॉइस बॉक्स से। एक बात और बताऊं आपको, आपने देखा होगा कभी कभी आवाज भराने लगती है, बेकार हो जाती है, जब गीत वगैरह ज्यादा गाते हैं फीमेल्स वगैरह, तो क्या होता है, इसकी स्वर हो जाता है, स्वर हो जाता है, और स्वर हो जाता है, उसके बाद अपने आप थोड़ी देर बाद सही हो जाता है, ठीक है, और वो आवाज अलग आती है। दूसरी सुनो, अच्छा फिर अगर हम यहाँ से निकालना है तो हमारे माउथ का क्या काम हो रहा है, आप लोग बोलोगे तो आपको देखो हवा पास आउट हो रही है ना, जब बोलते हो तो क्या होता है, हवा निकलती है। ये सिंपल सा करके अगर आप समझना चाहोगे तो एक बांसुरी होती है, बांसुरी होती है, वो कब बोलती है, जब आप फूंक मारते हो पहली बार, और दूसरा जब वो ट्यून बनाती है अच्छे से, होता है, तो वो तब बनाती है जब आप उसके ऐसे से करते हो, करते नहीं करते हो, मतलब एक छेद में ऐसे कर दिया, फिर दूसरे तीसरा ऐसा करते हो, नहीं करते हो। ये जो छेद बंद करने वाला काम होता है, ये हमारा माउथ करता है। आप देखो जैसे आप पा बोल रहे हो, तो पा में क्या कर रहे हो, ये होंठ दोनों ला रहे हो, ता बोल रहे हो तो जीभ लेके आ रहे हो ऊपर, ऐसा बोले ना, आपने सीखा होगा ये सब। का बोलते हैं तो कुछ और करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा जीभ का काम कौन कर रहा है, क्या जो वो ट्यून्स बनाने वाला बांसुरी में उंगली करती है, वो काम हमारा यहाँ पे कौन कर रहा है, ये जीभ हो गया, माउथ हो गया। बकाया हवा बाहर एक फ्लो में निकलती है बिल्कुल, और कहाँ से निकलती है, यहाँ से, और जब यहाँ से हवा निकलेगी तो हम क्या कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं। और यही होता है हमारा यहाँ पे क्या, साउंड बॉक्स, समझ गए। इसके बाद ग्लोटिस की जो ऊपर एक ढक्कन टाइप का होता है, इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं बेटा, और एपिग्लोटिस का काम होता है जो फूड, यहाँ से फूड आएगा कि फूड ट्रैकिया के अंदर ना जाए, सही है। और आपको पता होना चाहिए ट्रैकिया अगले जाके बहुत छोटे छोटे ऐसे डिवाइड हो जाती है, सही है। और जो फाइनली जाके खुलती है, वो खुलती है, इसे बोलते हैं एल्वेलाई। क्या बोलते हैं इसे, तो यहाँ पे मैं इसे बोल सकता हूँ लंग्स हमारा कुछ नहीं है, लंग्स है खाली एल्वेलाई का गुच्छा। क्या है, यानी कि गुच्छा ऑफ एल्वेलाई क्या है, लंग्स। अरे इधर देखो, इसके बाद सुनो बेटा, ये क्या है, एल्वेलाई है, और एल्वेलाई के पास ही आती है कैपिलरी। क्या आती है, कैपिलरी का मतलब होता है ब्लड कैपिलरी, और एल्वेलाई से और कैपिलरी के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि O2 दी जाती है और CO2। तो यहाँ पे बहुत सारे ये देखो एल्वेलाई होते हैं, क्या होते हैं, एल्वेलाई, और ये एल्वेलाई से ही क्या बने होते हैं, हमारे लंग्स। क्या बने होते हैं, और जो लंग्स हमारे कहाँ रखे हुए हैं, थोरेसिक चैम्बर में। ये बताओ यहाँ पे सब बच्चों क्लियर हुआ, समझ गए ये सब क्या है। इसके नीचे होता है डायफ्राम। क्या होता है, डायफ्राम। और आपको बताइए यहाँ हमारा होता है हार्ट। क्या होता है, हार्ट मतलब दिल, ठीक है, कहाँ होता है, यहाँ पे। और लगभग ये बोन होती है अगली स्टर्नम। और डायफ्राम का काम क्या होता है, डायफ्राम का काम ये होता है कि आपका जो थोरेसिक चैम्बर है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करना, ठीक है। ये थोड़ा सा एल शेप का होता है, जब ये स्ट्रेट होता है तो हमारा थोरेसिक चैम्बर क्या होता है, इंक्रीज। क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है। इसके बाद सुनो, यहाँ पे हमारा कहीं यहीं पे होता है क्या, स्टमक। क्या होता है बेटा, जो ईसोफेगस आया है, और यहीं पे क्या होता है हमारा स्टमक। क्लियर होगा पूरा स्ट्रक्चर, कहाँ क्या होता है, ऊपर कैसे में, ठीक है। और ये वाला जो हमारा रिब्स से बना हुआ है इसे बोलते हैं थोरेसिक चैम्बर। क्या बोलते हैं, यानी कि रिब्स केज, यानी पसलियों का पिंजरा, जिसमें हमारा लंग्स रखा हुआ है, और क्या रखा हुआ है बेटा, हार्ट। क्लियर हुआ। तो ये कोई लिखेगा कुछ, बताओ लिखेगा कुछ, अरे लिखोगे क्या, नहीं लिखो तो रहने दो, कुछ लिखना चाहो तो लिखो अपने हैंड राइट में। अब बेटा मेहनत कर लो बहुत अच्छे से। अब आपके सामने एग्जाम के लिए बच्चे निकल रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं वो नीचे डाउनफॉल हो जाएगा आप लोगों का, समझ रहे हो। और मैं आपसे कह रहा हूँ 12th में आपका नंबर ज्यादा आया हुआ है, कम आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा आए होंगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, कम आए होंगे तब भी नहीं होगा, जब तक पढ़ाई नहीं करोगे। आपको पढ़ाई करनी होगी, ठीक है, मेहनत से। और जो पढ़ाई करेगा वो बच्चा बहुत आगे जाएगा।
कोई लिख रहा है क्या? खाली बैठे पड़े हो? कोई नहीं लिख रहा है? बताओ कोई लिख रहा है? हाँ लिख दो। रिजल्ट आपको सरकारी रिजल्ट जाओगे वहां आपको मिल जाएगा रिजल्ट देखने को। ऐसे मेरा रिजल्ट सरकारी रिजल्ट आएगा। हाँ वहीं से आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ठीक है जैसे ने क्यों बीमार क्या हुआ था? नहीं मैं बच्चे बीमार कितना हो रहे हैं? और कौन बीमार है यहाँ पे? तुम लोग तुमको आई थी ना? तुम नहीं आई थी? हाँ ठीक है ठीक है। आप तो टेस्ट किए टेस्ट किया लेकिन टेस्ट पेपर देखी नहीं किसी को देखी फोटो ले लो। ये कितना बड़ा है ये बड़ा है मतलब ऐसा होता है कि इसमें ये स्टेप जाता है तो इसका और फर्क के अंदर फिट लगा तो स्टेप जाएगा। ठीक है बताऊंगा अभी। ए ये लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? चलो अगले आप पढ़ते हैं लाइनें क्या लिखी है। ठीक है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है बेटा यही सब क्या होगा? ये जो लिखा हुआ है वो सब यही है। ठीक है देखो ये देखते हैं एक बार बेटा, बोलो मत कोई भी, समझ लो इधर। यहाँ पे कह रहा है वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। कितने पेयर होते हैं? 1 पेयर यानी कि 2 होते हैं। और कह रहा है बेटा ओपनिंग आउट एबव द अपर लिप्स। ये तो सबको पता है भाई, सबको बताए बताने वाली बात सुनना है, देख लो दूसरे का। इसके बाद देखो कह रहा है इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। द नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फायरिंग्स। और जो नेजल चैम्बर होता है वो कौन सा है? ये वाला। कौन सा है बेटा? और ये कहाँ ओपन हो रहा है? फायरिंग्स में। कहाँ हो रहा है? फायरिंग्स में। सही है। अगले कह रहा है पोर्शन ऑफ व्हिच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये हवा का और एयर का यानी कि वो सॉरी खाने का और एयर का क्या है? कॉमन पैसेज है, एक ही पैसेज है। कह रहा है द फायरिंग्स ओपन थ्रू द लारिंक्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। लारिंक्स का मतलब क्या है? साउंड बॉक्स। कह रहा है लारिंक्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स व्हिच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। ध्यान रखना ये होता है फायरिंग्स तुम्हारा। और बेटा ये वाला रीजन कौन सा होता है? लारिंक्स। कौन सा होता है? जिसे हम लोग कॉमनली बोल सकते हैं साउंड बॉक्स। अगले कह रहा है ड्यूरिंग स्वॉलोइंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसे बोलते हैं एपी। स्वॉलोइंग का मतलब होता है निगलना। क्या होता है? जब हम फूड को निगल रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ये एपिग्लोटिस होता है, ये इसको कवर कर लेता है। और कवर कर लेगा तो यहाँ पे खाना अंदर कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में। तभी यहाँ पे देखा होगा पुराने लोग बोलते हैं कि खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए। उनका देखो एक बात और है, मैंने एक बात तर्जुमा करी है, जो पुराने लोग होते हैं वो हर बात को उनका कोई ना कोई रीजन होता है। आपको लगता है ये बेवकूफ नहीं है, वो बहुत होशियार आदमी। ठीक है, उन्हें एक्चुअली में चाहे साइंटिफिक रीजन पता ना हो उसका, लेकिन उसका कोई ना कोई रीजन जरूर निकलेगा। अनुभवी बहुत होते हैं। ऐसा तक होता है बेटा, पहले के लोग थे
और ये तो आपने देखा होगा अपने बाबा वगैरह पापा वगैरह से कि वो सूरज देख के एक्यूरेट टाइम बता देंगे बिल्कुल कि टाइम कितना हो रहा है। और आप लोगों में कितने बैठे हो घड़ी देख के टाइम बता देगा कितना हो रहा है। समझ रहे हो? तब भी थोड़ा अगर कह दिया 1:45 तो कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे 1:45 कितने हो रहा है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे एक का बच्चा ऐसा फटाफट निकल आएगा जो मैं अगर बोल दूं कि अभी 2:45 हो रहा है तो उसका मतलब क्या होता है। पूछो अभी कैसे चल रहा है 2 घंटे 2 घंटा वर्षा करी मुझे भी नहीं पता है। पता है सब लोगों को? सब लोगों को पता है। अगर मैं एकदम बोल दूं 3:15 हो रहा है कितने हो रहा है? अरे तो हो रहा है। एक बात बताओ आपको पता? हाँ मुझे पता है। तो पुराने लोग बहुत ज्यादा अनुभवी होते थे, वो ऐसे ही सब बता देते थे। ऐसे आपने देखा दवाइयाँ बेटा 50% लोग ऐसे ही कर देते हैं वो मंत्र मार के। अरे टीवी वगैरह होता नहीं है वो झाड़ू लगाते हैं ऐसे वो क्या करते हैं नींद की बंद करते हैं कैसे करते हैं वो। और हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है कि लीवर अफेक्ट करता है तो भी क्या होता है। और आपने देखा होगा एक चीज और आपने वो देखा तो कॉमन होगा बोलो मत जब कोई फुड़िया वगैरह निकल आती है आग देते हैं वो एक मिट्टी लेते हैं और उससे ऐसे करेंगे 2 बार और कहेंगे 2 रुपए का डरा देना सही हो जाएगी और वो सही भी हो जाती है। पहले देखो और ये कोई बेटा मैं बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ वो सही बात सही भी जाती है। चलो अब इधर आ जाओ। यहाँ पे भी एक साथ जानता है ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा बच्चा है जो ऐसा कुछ जानता हो मंत्र वगैरह क्या जानती हो? गधो तुम्हें किसी को कुछ हो गया तो उसके बाद चले जाना। हाँ क्या डॉक्टर है वो? हाँ क्या बर्र वगैरह चलो वो तो आदमी झेल जाता है अपना तरफ से इतना तो नहीं भागेगा। और कोई बच्चा जानता है यहाँ पे क्या जानता था? शांत रहो बेटा। हाँ ये बेटा ये आपका डॉक्टर संबंधित सब कुछ है मैं बाहर नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ बताओ। हाँ उससे भी यही बेटा विज्ञान की शुरुआत ही यहीं से हुई अगर देखा जाए तो। पुराने जो वेद वगैरह है सब लिखा हुआ है ये सब चीजें सही है तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चलो तो ये क्लियर है तो ये सब चीजें आनी चाहिए आपको और पता होनी चाहिए। क्या कर रहा है लिख दूं सही है। चलो अगले आ जाओ ठीक है। तो हम लोग बताओ एपिग्लोटिस को क्या करता है? प्रिवेंट करता है यानी फूट जाने से रोकता है। किसमें? ट्रैकिया में। किसमें रोकता है? ट्रैकिया में। आगे आ जाओ। बोलो मत बेटा बोल कर इधर पढ़ो ही। अगले कह रहे टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लायरिंग्स यानी कि लायरिंग्स का मतलब ट्रैकिया में फूड ना जाए उसको कौन रोकता है? एपिग्लोटिस। अगले देखो कह रहे ट्रैकिया इधर स्ट्रेट ट्यूब होती है। कैसी ट्यूब होती है? सीधी ट्यूब होती है। और कह रहे हैं एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। कहां तक जाती है? यहां तक जाती है यानी थोरेसिक कैविटी के बीच में सही है बीच तक जाती है। और कह रहा है बेटा विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। अब आप लोग वर्टिब्रा से कंफ्यूज मत होना मैं आपको ये सब समझाऊंगा। आप लोग पता है पीछे वर्टिब्रल कॉलम होती है क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम को बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। जो भी हम यहाँ से लेके और यहाँ तक ऑर्गन की जिक्र करेंगे तो हमेशा हम ऐसे करते हैं कि 2nd नंबर वर्टिब्रा या 3rd थोरेसिक वो वर्टिब्रा। हमारे क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम छोटी वर्टिब्रा से मिलकर बनती है यानी कि छोटी बोन होती है उनको बोलते हैं वर्टिब्रा। क्या बोलते हैं? ये आपकी कितनी टाइप की होती है? 5 टाइप की। कितने बार की? जैसे पहली होती है सर्वाइकल, दूसरी होती है थोरेसिक, तीसरी होती है लंबर, चौथा होता है सैक्रल और 5वां होता है कोकाइजियल। क्या होती है? हमारा जो गर्दन वाला रीजन होता है इसमें होती है सर्वाइकल। कौन सी होती है? हम लोग इस चैम्बर को थोरेसिक चैम्बर बोल रहे हैं वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पीछे जो वर्टिब्रा है जो हमारा चैम्बर है थोरेसिक चैम्बर ये पीछे वाली थोरेसिक वर्टिब्रा उसमें आती है उस रीजन में। इसके बाद आती है लंबर। कितनी आती है? जो लंबर होती है 5 और इसके बाद होता है सैक्रल और इसके बाद होता है कोकाइजियल जो लास्ट में होती है एक बोन। ठीक है टोटल जो बोन्स होती है वो होती है 26। कितनी होती है? जिसमें सर्वाइकल 7 होती है और थोरेसिक होती है 12 में आपकी 12 और इसके बाद 5 होती है लंबर और एक होती है सैक्रल और एक होती है कोकाइजियल। तो हम लोग अगर जो बात करूंगा जैसे मैं आपको बताऊंगा किडनी की पोजीशन कहाँ पे होती है तो वहां पे भी ऐसे बात होगी कौन से लंबर वर्टिब्रा। जैसे यहाँ पे इसने क्या बोला है 5th थोरेसिक वर्टिब्रा
यानी कि 5वीं थोरैसिक वर्टिब्रा है वो वहां तक, समझ गए हम लोग। जैसे पहले सर्वाइकल हो गई, इसके बाद थोरैसिक 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे थोरैसिक वर्टिब्रा 5वीं होगी वहां तक ये जाएगी कौन, ट्रैकिया, समझ गए हम लोग। ठीक है, अगले देखो कह रहा है बेटा इनटू अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी। अब इधर देखो आप लोग, यहाँ पे देखो ये देखो, यहाँ तक तो ये क्या थी, ट्रैकिया, क्या थी बेटा, ऐसे। अब ये फर्क एक पीछे से हम गिनेंगे तो 5वीं थोरैसिक वर्टिब्रा तक गई और इसके बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक राइट और एक लेफ्ट। अब इसको हम ट्रैकिया नहीं बोलेंगे, इसको पता है क्या बोलेंगे, ब्रोंकी। क्या बोलेंगे, यानी कि राइट ब्रोंकी और लेफ्ट ब्रोंकी, समझ गए आप लोग ये कहानी। तो यहाँ तक तो ट्रैकिया थी, इसके बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, इसे बोला हमने राइट और लेफ्ट ब्रोंकी। अगले देखो कह रहा है ईच ब्रोंकी अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन, और बेटा इसके बाद फिर से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हुई ब्रोंकी में, और ब्रोंकी अब कई सारे पार्टों में डिवाइड हो जाएगी। और कह रहा है इसको कह रहा है फॉर्म ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकी, और क्या बनाएगी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये कैसा होता है, देखो इधर देखो आप लोग बेटा, जैसे ये ट्रैकिया आई, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुई तो क्या हमने बोला, प्राइमरी ब्रोंकी। इसके बाद अब ये कई पार्टों में डिवाइड हो जाएगी सर, कई सारे पार्ट में, इसको बोलेंगे सेकेंडरी और टर्सरी, सही है। अगले देखो कह रहा है टू फॉर्म द सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में क्या बोलेंगे उसको, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे, जो इतना थिन हो जाएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आपको पता है एरोलाई बहुत सारे होते हैं हमारे लंग्स में, सही है, बहुत सारे होते हैं, तो सोचो इतना ज्यादा डिवीजन हो जाता है इसका ट्रैकिया का। अगले कह रहा है देखो द ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकी एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। अब यहाँ पे देखो क्या करा है, ये जो आपकी ऐसे रिंग होती है जो मैंने ये बनाई है, देखो ये बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग। क्या आप लोग बताओ इस रीजन में होती है, वो नहीं होती है, खाली कौन से रीजन में होती है, ट्रैकिया वाले रीजन में। इनका काम होता है कि ट्रैकिया कोलैप्स ना करे, मतलब इधर उधर मुड़े ना, जब हम सांस लें तो ट्रैकिया इधर उधर ना मुड़े। अगले क्या है बेटा, ईच एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, एल्वोलाई। यानी कि लास्ट में जो कहते हैं हमारा जो ये ट्रैकिया डिवाइड होता गया और लास्ट में ओपन हुआ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हमने क्या बोला, एल्वोलाई। समझ गए आप लोग, क्लियर हुआ। तो फाइनल जो ऐसा कि हमारा क्या रहती है, हवा जाती है और फाइनल पहुंचती है किसमें, एल्वोलाई में। एल्वोलाई एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं खाली, और जो क्या होते हैं, गुब्बारे, ऐसे मान लो गुब्बारे, सही है, हवा के टाइप के होते हैं छोटे, और वहां तक हमारी एयर पहुंचती है। अगर हमसे तो पूछेगा कि बताओ ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो किस किस के बीच होता है, तो होता है एल्वोलाई और कैपिलरी के बीच। कैपिलरी क्या होती है, ये भी मैंने बताया था आपको, मैंने कहा था बेटा यहाँ पे देखो, इस डायग्राम को देख लो एक बार, ये हटा दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो। अगर हम बात करें से, तुमने देखा होगा सबसे पहले हार्ट से एक बड़ी वेन निकलती है, वो एक वेसल से निकलती है, बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं, अब ये एओर्टा कई पार्टों में डिवाइड हो जाता है, अलग अलग ऑर्गन के लिए जाता है ना, तो उसको बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं, जब ये और डिवाइड हो जाती है उसको बोलते हैं आर्ट्रियोल। क्या बोलते हैं बेटा, और जब कहते हैं फाइनल सेल तक पहुंचती है सेल के पास तो उसे बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं, कैपिलरी का मतलब होता है कहते हैं सिंपल सा एक बहुत थिन वही ब्लड वेसल्स। और कुछ सुनना है, ऐसे देखो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा क्या है बेटा, ट्रैकिया हो गया, ये एपिग्लोटिस हो गया, और ये क्या हो गया, लारिंक्स। क्या हो गया, इसके बाद ये क्या हो गई, कार्टिलेजिनस रिंग। क्या हो गई, इसके बाद ये देखो प्राइमरी ब्रोंकी, वो राइट ब्रोंकी और लेफ्ट, सही है। इसके बाद ये देखो ऐसे डिवाइड हो रही लगातार, और हो गई, फिर और हो गई, फिर और हो गई, और इसके बाद जो फाइनली जो ये दिख रहे हैं आपको, यही तो है क्या, एल्वोलाई। क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, रिब्स। क्या है, रिब्स। और बेटा यहाँ पे देखो ये क्या रखा हुआ है, हार्ट, ठीक है। और ये क्या है, डायफ्राम। क्या है, डायफ्राम है। और इसके बाद बेटा यहाँ पे देखो इसके जो लंग्स होते हैं, इनके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, और इसके बाद ये यहाँ पे देखो ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं लंग्स की प्लूरल मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ यहाँ पे, ये डायग्राम क्लियर हुआ बेटा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको कुछ याद करना है, बकाया मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ पहले। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब वही लिखा हुआ होगा, देखो एल्वोलाई द ब्रोंकी नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई कंप्राइज द लंग, और उनको मिला के सबको क्या बोलते हैं, लंग्स। तो लंग्स क्या है बताओ, लंग्स के अंदर कुछ है तो ना, जैसे किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन। क्या होता है,
ऐसे ही लंग्स एरोलाई के अंदर, वो इसके अंदर लंग्स के अंदर क्या होते हैं, एरोलाई। मैं बोल सकता हूँ कि जहाँ एरोलाई इकट्ठे हुए और उन सबको मिला के एक मेम्ब्रेन से कवर कर दिया, वही क्या है, लंग्स। समझ गए आप लोग? ठीक। अगले देखो, कह रहे हैं बेटा वी हैव टू लंग्स, हमारे पास दो होते हैं, विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा विद, बोलते हैं इसे प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। ये क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, मतलब इससे हमारे लंग्स बार बार उनका जो चैम्बर होता है बड़ा छोटा होता है, जिससे क्या हो, चोट वोट ना लगे, इसीलिए ऐसा होता है, एक फ्लूइड होता है। और कह रहा है बेटा इसके बाद लिखा है आउटर फ्लूइड मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कांटेक्ट विद द थोरेसिक। अब यहाँ पे देखो सही से, यहाँ तक सब क्लियर है बेटा? कह रहा है थोरेसिक lining whereas the inner pleural membrane is a contact with the lung surface, the part starting with the external nostril up to the terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas the alveoli and their duct from the respiratory or exchange part of the respiratory system। आप लोग बताओ, नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ और हमारे एल्वेoli तक पहुंच गया, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग पार्ट, या मैं बोल सकता हूँ कि एयर को ले जाने वाला और लाने वाला। क्लियर हुआ? और यही प्रोसेस जो सब मिला के हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथिंग क्या करते हैं, यानी कि हम सांस लेते हैं और सांस क्या करते हैं, छोड़ते हैं। अगले कह रहा है बेटा द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेoli। पता है आपको, क्लियर से फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स ह्यूमिडिफाई एंड आल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेंपरेचर। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। आप लोग इससे कंफ्यूज मत होना कि डिफ्यूजन यहाँ पे क्या कर रहा है। ये बेटा डिफ्यूजन आपका हर जगह होगा। देखो एक तो ऐसा होता है, जैसे आपको पता है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इन्वॉल्व होता है, अगर जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा नहीं होगा आपके किससे, लंग्स के प्रेशर से, समझ में आया, तब तक हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा अंदर नहीं जाएगी। आपको क्या लग रहा है, आप ऐसे करते हो तो सांस ले सकते हो क्या? आप लोग थोड़ा सा चैम्बर को इंक्रीज मत करो, क्या मत करो, इंक्रीज। आप लोग सांस लेके दिखाओ, मुझे नहीं ले पाओगे। आपको लग रहा हो खाली मैं ऐसे करता हूँ सांस अंदर चली जाएगी, ये तुम्हारे करने से नहीं जा रही है, आपका काम खाली यहाँ पे ये हो रहा है कि आप थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज कर रहे हो बस। जो हवा जा रही है वो अपने आप से जा रही है, कैसे जा रही है, अपने आप से। अभी भी आपको यकीन नहीं आता होगा, आपको लग रहा है क्यों अपने आप जा रही है, मैं तो सांस ले रहा हूँ। आप लोग खाली थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज कर रहे हो बस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन क्या हो रहा है, और जिसका मतलब होता है हाई पार्शियल प्रेशर टू। अगर बाहर का पार्शियल प्रेशर कम कर दिया जाए, आप कितना कैसे करते रहना, सांस लेते लो नहीं ले पाओगे, समझ में आया? तो ये मैं अभी मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा क्या है। अगले कह रहा है द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर। आपको पता है थोरेसिक चैम्बर बेटा क्या होता है? अरे बेटा सो मत मैंने देखा था इसको अभी तक वो फोटो ले लेना है, उसके बाद सो लेना। क्या करूँ यार, सर में तो रहा है तो मैं क्या करूँ, दवाई लेके आऊँगा। ये देखो भाई, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, थोरेसिक चैम्बर क्या कर रहा हूँ, थोरेसिक चैम्बर का क्या होता है। देखो हमारा जो अगले वाला साइड होता है, अगले वाला वेंट्रल साइड, इसमें होता है क्या, एक बोन्स होती है, इसे क्या बोलते हैं, स्टर्नम, क्या बोलते हैं। इसके बाद लेटरल साइड जो होती है उसमें क्या होती है, रिब्स, क्या होती है, रिब्स का मतलब पसलियां, और पीछे जो होता है वो क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम, जैसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, और नीचे साइड से क्या होता है, डायफ्राम। इन चारों चीजों से मिलके एक चैम्बर बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थोरेसिक चैम्बर। क्लियर हुआ? अगर आपको ना पता हो तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, यानी कि डॉर्सल साइड में क्या होता है बेटा, डॉर्सल साइड वर्टिब्रल कॉलम, और वेंट्रल साइड क्या होता है, वेंट्रल साइड होता है, कौन कह रहा है, वेंट्रल साइड होता है स्टर्नम। स्टर्नम जो बोन्स होती है इसे बोलते हैं चेस्ट होने वाली, सही है। और क्या है ये देखो, और इसके बाद लेटरल साइड में क्या होता है बेटा, रिब्स होती हैं, पसलियां, और आपका लोअर साइड से क्या होता है, लोअर साइड से होता है डायफ्राम। और इनको मिला के क्या बनता है हमारा, थोरेसिक चैम्बर। क्या बनता है, थोरेसिक चैम्बर। अच्छा वेंट्रल, ये तो पता है आपको, वेंट्रल, डॉर्सल, लेटरल, ये सब पता है। लेटरल होता है साइड वाला, वेंट्रल का मतलब क्या होता है, अगले वाली
और डॉर्सल मतलब पीछे वाली साइड। अच्छा आप लोगों को पता होगा जब भी एलेक्सन खड़ा होता है वो ऐसे करता है, इसका मतलब पता है क्या होता है? ऐसे करता नहीं करता है वो ऐसे हैं? ये बी बनाता है सेकंड बी, और इसका मतलब होता है विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है जीत। पता है? वही नहीं बताया था, मैंने ही बताया था लास्ट ईयर। बेटा समझ गए आप लोग? तो आप लोगों का ध्यान आ रहा है वेंट्रल, तो मतलब वेंट्रल मतलब है अगले ऐसे हाथ कर दिया करो तो बी बता दो सेकंड बी, और ये क्या है अगले वाली साइड वेंट्रल साइड। सही है। अब अगर डॉग की मैं बात करूं तो वेंट्रल साइड कौन सी होगी बताओ? डॉग होगा डॉग, उसकी वेंट्रल साइड कौन सी होगी? नीचे वाली साइड, धरती की साइड होती है, क्योंकि उसका हाथ कहाँ है? नीचे। अब वो हाथ ऐसे करेगा तो नीचे जाएगा, समझ तो वो वाली साइड। वेंट्रल का मतलब ऐसे करो और सेकंड भी बन रही है, इसका मतलब वेंट्रल वाली साइड। ठीक है ठीक है। अगले देखो, तो समझ गए आप लोग थोरेसिक चैम्बर क्या है, इसमें कहाँ हमारे लंग्स रखे हुए हैं। ठीक है अगले जाओ। बेटा कह रहा है द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर which is anatomically an airtight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum और lateral by the ribs, पसलियां, और कह रहा है ऑन द लोअर साइड में बेटा क्या है? डोम शेप डायफ्राम। क्या है? कह रहा था anatomical setup lungs in the thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs cavity. अब यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, ये कहना चाह रहा है कि जब हम लोग इंस्पायरेशन करेंगे और क्या करेंगे? एक्सपायरेशन। तो हमें थोरेसिक चैम्बर यानी कि अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा, फ्लेक्सिबल का मतलब है अगर वो अपना साइज वॉल्यूम नहीं बढ़ाएगा या कम नहीं करेगा, तो आप लोग बताओ क्या लंग्स का साइज बढ़ सकता है? नहीं बढ़ पाएगा। और जब लंग्स का साइज बढ़ नहीं पाएगा ना कम हो पाएगा, तो इसका मतलब ये है कि अंदर का प्रेशर ना तो हम कम कर सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग बताओ कि आप लोग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर पाओगे? नहीं। यहाँ पे पूरा खेल किसका चलता है? प्रेशर का। आपको अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोगों को लंग्स का प्रेशर कम या ज्यादा करना पड़ता है, और उसके लिए थोरेसिक चैम्बर कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल। इसीलिए आपको बताया थोरेसिक कैविटी कैसे होती है। आप लोग बताओ रिब्स का ज्वाइंट होता है अगले से स्टर्नम से, वो किससे होता है? कार्टिलेज से। यहाँ इसीलिए बोलते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, जो कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल। आप लोग बताओ वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसकी हर एक वर्टिब्रा एक दूसरे से कैसी होती है? फ्लेक्सिबल। इसीलिए आपको बताया वहां पे जो ज्वाइंट होता है उसे क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। इसीलिए वो भी कैसा होता है? फ्लेक्सिबल। सही है। डायफ्राम कैसा होता है? फ्लेक्सिबल। आपको बताया डायफ्राम डोम शेप होता है ऐसे, जब वो स्ट्रेट होता है तो उसका मतलब वो क्या करता है? थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज करता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ बेटा कि थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज करने के लिए हमारा डायफ्राम, हमारा रिब्स और हमारा वर्टिब्रल कॉलम, इनका फ्लेक्सिबल यानी कि यहाँ पे कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होना बहुत जरूरी होता है। अगर कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होगा तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और थोरेसिक चैम्बर जब इंक्रीज होगा तो इसका मतलब यह है कि लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा? कि हम लोग प्रेशर जो इंटरनल होगा, आप लोग बताओ अगर किसी चीज का वॉल्यूम को कम या ज्यादा करो तो क्या अंदर एयर का प्रेशर कम या ज्यादा नहीं होगा? जैसे अगर आप किसी का वॉल्यूम को बढ़ाओ तो प्रेशर बताओ बढ़ेगा या कम होगा? प्रेशर कम होगा। क्या होगा? और अगर आप किसी का वॉल्यूम कम करो तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। जैसे गुब्बारा होता है हम दबाते हैं तो वो क्या हो जाता है? फट जाता है। इससे करते फट जाता है क्योंकि अंदर प्रेशर एयर का बढ़ जाता है। समझ गए आप लोग? और इसीलिए हमें जरूरत होती है थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज और डिक्रीज करने की, उसके वॉल्यूम को। सही है। वो मैकेनिज्म हम लोग अभी समझेंगे। अगले कह रहा है बेटा सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर, अब देखो ये सब मैंने जो बताया बकवास की वो यही है। अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ब्रीथिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, और हम इसी को बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम, यानी कि थोरेसिक कैविटी को बढ़ाना या फिर कम करना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है बेटा कि स्टेप कौन कौन सी होती हैं जो हम लोग इसमें क्या करते हैं, यानी कि पूरी जो ब्रीथिंग होता है उसमें कौन कौन सी स्टेप होती है। देखो पहला बेटा क्या लिखा है, देखो पढ़ो, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका ये पूरा निचोड़ है। कह रहा है ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। अच्छा आपने वेंटिलेटर का नाम सुना है? वेंटिलेटर वो कब कहाँ यूज होता है बताओ? हाँ बताओ।
जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है उसमें वेंटिलेशन यूज होता है, वेंटिलेटर। और वेंटिलेटर का काम ही होता है कि आदमी को जिंदा रखे। मैं ऐसे बोल सकता हूँ बेटा वेंटिलेटर मुझे लग रहा है पीलीभीत में होगा नहीं अभी तक, है किसके पास है? चलो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ होगा, लेकिन बहुत जगह ऐसे अस्पताल है जहाँ वेंटिलेटर नहीं है, वो उसकी जगह पे और मशीन लगा देते हैं और वो बोलते हैं क्या है वेंटिलेटर, उसका चार्ज भी लेते हैं वेंटिलेटर का, लेकिन वो वेंटिलेटर नहीं होता है रियल में। रियल में अगर कोई वेंटिलेटर रियल में अगर कोई वेंटिलेटर है, मेरी बात तो सुनो पहले, रियल में अगर वेंटिलेटर है और आदमी रियल में मरा नहीं है तो बेटा वेंटिलेटर लगाने से जितने दिन वेंटिलेटर पर रहेगा उतने दिन आदमी जिंदा रहेगा। ये पावर होती है वेंटिलेटर की। तभी तो आपने बहुत सुना होगा कि डॉक्टर ने क्या किया, वेंटिलेटर लगा के जिंदा रखा, और जैसे ही उसने वेंटिलेटर हटाया तुरंत आदमी नहीं, कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि आदमी जैसे बिल्कुल मरने वाला होता है और वो वेंटिलेटर पे लगा के आपको दिखाते रहते हैं कि हाँ आदमी जिंदा है। अरे 10 दिन में बहुत चार्ज हो जाएगा बेटा, उसका 24 घंटे चलता कितना होता है? हैं? हाँ इतना ही हुआ है, 20 से 30,000। हम लोगों के नाना को और सोचो आदमी का पुलंदा बैठ जाएगा, 10-20 दिन लगा दिया तो 10 दिन लगा दिया, हाँ 10 दिन लगा दिया तो पुलंदा बैठ जाएगा। अरे तो मैं रुपए की बात कर रहा हूँ बेटा, कितना रुपया खर्च हो गया बताओ, कितना हो गया था? 4 लाख। तो मैं यही तो कह रहा हूँ एक आम इंसान के लिए 4 लाख बहुत ज्यादा होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नॉर्मली वेंटिलेटर का मतलब समझ क्या होता है, वो खाली हवा को पहुंचाने के लिए लंग्स में और लंग्स से हवा को लाने के लिए, यानी कि उसमें ऐसा होता है कि लंग्स का कोई काम नहीं रहता। अगर वेंटिलेटर लगाए तो लंग्स का कोई काम नहीं है, आदमी सांस ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इधर आ जाओ। तो यहाँ पे जो कह रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, बोलो मत, बाय विच एटमॉस्फेरिक ड्राफ्ट इन एंड CO2 रिच एल्वेओलर एयर इज रिलीज आउट। पहला स्टेप का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, हवा को ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। दूसरा स्टेप देखो, कह रहा है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वेओलर मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि सेकंड स्टेप होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेटा बोल कौन रहा है, ब्लड से O2 को लेना, वो CO2 को लेना और ब्लड को O2 देना, ये सेकंड स्टेप होता है जिसमें होता है डिफ्यूजन। क्या होता है, यानी कि इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से लिख लो, अगर आपको ये समझ ना आता हो तो लिख लो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे क्या बोला है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और किसके बीच, नहीं सेल टू लंग्स, एल्वेओलाई एंड ब्लड, किसके बीच होगा, क्योंकि ये पहली साइड है ना, एल्वेओलाई एंड ब्लड के बीच, सही। दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा बेटा बताओ आप लोग, ऑक्सीजन दे दी ब्लड को और CO2 वहां से ले ली, अब क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, क्या होगा, और ब्लड ऑक्सीजन को पहुंचाएगा प्रत्येक हमारी सेल तक। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, थर्ड स्टेप हो गया। चौथा बताओ आप लोग फिर से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या होगा बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब बताओ किसके बीच होगा, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, किसके बीच होगा, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, यानी कि ब्लड होगा और साथ में क्या होगा बेटा, टिश्यू होगा, समझ गए। ये होती प्राइमरी साइड, ये होती है सेकेंडरी साइड, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब आप लोग बताओ लास्ट में क्या होगा, यूटिलाइजेशन, यानी कि O2 खर्च हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी और उससे क्या बन जाएगी, CO2, क्या बन जाएगी, और इसके बाद हम लोग कह रहा है कि रिलीज कर देते हैं क्या, CO2। और आप लोग सेलुलर रेस्पिरेशन जो पढ़ोगे वो डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर 12, चैप्टर 12 में। तो पहले आप लोग ये बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी बच्चों को, किसी को कोई डाउट है अभी तक, बताओ एक बार आप लोग जल्दी चेक करो, किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो। और बेटा आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं हम तो पढ़ाई कर भी नहीं ना, सर को पता भी नहीं है, कोई दिक्कत क्या है? बेटा मेरे पता होने से नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग अपने लिए पढ़ाई करो, फ्यूचर में आपको और कुछ करना है
और मैं बार बार कह चुका हूँ आजकल कुछ भी बनना बहुत आसान नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, समझ रहे हो। एक गोलगप्पे का ठेला लगाओगे उसके लिए बेटा आपको बहुत कंपटीशन करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल गोलगप्पे के ठेले लगाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी आपको। और ना चाहो तो एक बार देख लेना किसी जगह पे जाके लगा देंगे आपको। हम लोग पुलिस वाले लगा देंगे पहली बात तो, वो भी गोलगप्पे वाले लगा देंगे। और हाँ ये कहेंगे यहाँ पे मैं लगाता हूँ तू कैसे लगाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंपटीशन हर जगह बहुत है बेटा। वो बात अलग है कि आपके पापा ने बहुत मेहनत करके आपके लिए इकट्ठा कर दिया हो तो आप सोच रहे हैं उनकी कुर्सी संभाल लेंगे, लेकिन उस कुर्सी का कोई फायदा नहीं है जब तक आप अपने दम पे कुछ ना कर पाओ। समझ में आया? तो इसीलिए आप लोग मेहनत करो बहुत अच्छे से और फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा करोगे। और जितना ज्यादा आप पढ़ाई करोगे, देखो सिंपल सा फंडा मैंने बताया कि जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे, जितना टाइम दोगे पढ़ाई के लिए, उतना ही कुछ फ्यूचर में अच्छा होगा। ठीक है, इसका और कोई कुछ नहीं है कि आप लोग पढ़ाई भी ना करो और आपके अंदर सब कुछ ब्रेन में बैठ भी जाए, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। 1 घंटे से काम नहीं हो रहा है 2 घंटे करो, 2 से नहीं चल रहा है 3 घंटे करो, 3 से नहीं चल रहा है 4 घंटे पढ़ो, टाइम आपके पास है। और एक बात और ध्यान रखना, कभी आपने न्यूज़ पढ़ी क्या कि कोई पढ़ते पढ़ते मर गया? नहीं सुनी ना। आपने ये सुनी होगी पढ़ाई नहीं की सुसाइड से मर गया, सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए मर गया। या आपने कभी ये सुना कि पढ़ते पढ़ते बच्चे की मौत हो गई? नहीं सुना होगा ना। इसीलिए कह रहा हूँ वो प्रेशर अपने ऊपर आने ही मत दो जो कल को तुम्हें कुछ सोचना पड़े। पढ़ाई करते रहो कंटिन्यू मेहनत से और बेटा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे काम चल जाएगा। योगी जी के पास चलना है, क्या करोगे वहां जाके? सीटें बढ़ाओगे? बेटा ये मत सोचना सीटें बढ़ जाएंगी तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ना तब भी पड़ेगा ना। बच्चे भी तो लगातार पढ़ाई बढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है। आपकी बता सोचो, बोलो मत, आपकी बताए आपको कितने नंबर 720 में 720 कितने बच्चों के नंबर आए हैं? जब पहली बार 720 आए थे एक बच्चे के तो उसका पूरे भारत में ऐसे प्रचार हुआ था क्या वो प्रधानमंत्री बना हो। और नाम था उसका, मुस्लिम बच्चा था कोई, नाम मुझे पता है उसका, शोएब आफ्ताब जी था, ये था। हाँ तो हाँ मुझे लग रहा है उसका बहुत अच्छे से प्रचार हुआ था, हर किसी ने इंटरव्यू उसका देखा था एक बार कि 720 कैसे आ गए इसके। और बेटा आज मुझे लग रहा है 720 को कहेगा तो कहेगा तो क्या दिक्कत आ गए हाँ कहीं भी पढ़ाओ लेकिन बेटा आए थे ये बोला। दूसरा बात क्या है, एक बात आपको और बताऊं, आजकल के पेरेंट्स इतने एडवांस हो गए हैं कि बच्चे को वो फर्स्ट क्लास में आता है तभी समझ जाते हैं कि इसको क्या करवाना है MBBS या इसको क्या बनाना है IIT करवाना है। सही है, जब बच्चा पैदा होता है तभी। और एक आप लोग थे यहाँ पे कुछ लोगों के पेरेंट्स ऐसे होंगे तो अब भी पूछते होंगे क्यों तय जाता है वहाँ पढ़ने इंटरमीडिएट में। मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं कि तुम डॉक्टर बनोगे इंजीनियर बनोगे, उन्हें पता है कि खाली तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। हाँ वो तो सोच रहे होंगे, लेकिन उन्हें इंटर के बाद मुझसे पूछा हुआ क्या करेगा, जैसे मेरी पेरेंट्स से पूछा था इंटर के बाद क्या करेगा। सबके पेरेंट्स ने पूछा होगा कि इंटर के बाद क्या करोगे, लेकिन आजकल के पेरेंट्स बेटा 9th से अपने बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, तैयारी करवाना स्टार्ट। और उनसे बच्चों से कंपटीशन करना आपके लिए बहुत ज्यादा दुखदायी होगा साल टू साल। इसीलिए आप लोग बड़े जल्दी निकल जाओ यहाँ से कंपटीशन से, उतना अच्छा रहेगा। सही है, जितनी जल्दी निकल सको। हर साल टू साल कंपटीशन बढ़ रहा है, ध्यान रखना, साल टू साल। बिल्कुल अगर अभी आप चाहो तो अब की ही सिलेक्शन ले लो, ऐसा सोच के चला करो, अगली साल को मत बैठो इंतजार में। चलो मैं जरा जाओ। हम लोग पढ़ते हैं बेटा क्या, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, और जिसमें क्या होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। कल इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। मैं ये तुम्हारी मैकेनिज्म समझा रहा हूँ पहले, ठीक है, फिर हम ये पढ़ते रहेंगे।
इधर देखो बेटा, यहाँ पे आपको पता है ब्रीथिंग में होता क्या है, एक बार होता है इंस्पायरेशन और एक बार होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है हम ऑक्सीजन को लंग्स के लिए लेते हैं और CO2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, किसमें, एक्सपायरेशन में। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बोल कौन रहा है बेटा, ब्रीथिंग का मतलब होता है एक बार इंस्पायरेशन और एक बार बेटा एक्सपायरेशन। बेटा आप लोग ये बताओ, मैंने कहा था इंस्पायरेशन करते हैं या फिर हम एक्सपायरेशन करते हैं। देखो सिंपल सा क्या मैकेनिज्म होती है समझो। आप लोग आराम से बैठ जाओ, लिखो मत कुछ भी, और पूरा टाइम दूंगा मैं, पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। किताब में भी क्या लिखा है पहले समझ लो। देखो इंस्पायरेशन का मतलब मैंने बताया था, यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, और डिफ्यूजन का मतलब होता है, क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जैसे अगर आप देखना हो डिफ्यूजन सिंपल भाषा में, तो आप गुब्बारा देख सकते हो। क्या देख सकते हो, गुब्बारा। जब गुब्बारे में हवा भरी हुई होती है और उसको जब आप छोड़ते हो तो गुब्बारे से हवा कहाँ जाती है, बाहर। गुब्बारा खाली रहता है ना, वो क्यों रहता है, क्योंकि अंदर जो होता है वो हाई प्रेशर होता है, बाहर क्या होता है, लो प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, डिफ्यूजन। क्या हो रहा है, अभी आप लोग बताओ, आप लोग जैसे कोई ट्यूब है और वो अगर उसका पंचर हो जाए तो उससे हवा कहाँ निकलती है, बाहर निकलती है, ना कि अंदर जाती है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिफ्यूजन, हाई प्रेशर टू। समझ गए डिफ्यूजन क्या है सिंपल भाषा में, समझ गए सब लोग। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब एयर का मूवमेंट होता है खुद से, यानी कि जहां कोई एनर्जी लगाना ना पड़े, और वहां पे बेटा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अगर एयर का मूवमेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया गुब्बारा, जब आप गुब्बारा हवा से भरा हुआ है उसको छोड़ते हो तो उसमें हवा क्या निकलती है, बाहर। इसीलिए निकलती है क्योंकि अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर, और बाहर क्या होता है, लो, अपने आप से निकलती है। ऐसे ट्यूब होता है भाई, ट्यूब है, कोई साइकिल का ट्यूब है, गाड़ी का ट्यूब है, आपने देखा होगा। जब हम हवा उसमें भरते हैं तो हमें क्या करना होता है, मेहनत, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम लोग कर रहे होते हैं वो काम लो टू हाई। और जब आपको बताया जब वो पंचर हो जाता है तो हवा अपने आप से निकल जाती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन। क्या हो रहा है, अब हम लोग यहाँ पे डिफ्यूजन कैसे करते हैं समझो। जब आप इंस्पायरेशन करते हो क्या करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लंग्स का जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। किससे बेटा, यानी कि बाहर होना चाहिए एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर, और आपके लंग्स में भी तो अंदर हवा भरी हुई है, उसका होना चाहिए लो प्रेशर। ये बात समझ गए आप लोग, तभी तो बाहर से अंदर हवा जाएगी, तभी जाएगी। तो आपने देखा है अब जब आप इंस्पायरेशन करते हो तो आप लोग हमेशा बेटा थोरेसिक चैम्बर क्या करते हो, इंक्रीज। क्या करते हो, इंक्रीज। इंक्रीज हम इसलिए नहीं करते कि हवा आ जाए हमारे लंग्स में, हवा लंग्स में उतनी ही आएगी जितनी आनी है, क्योंकि पूरा एक वॉल्यूम, अब अगले बताऊंगा मैं, वॉल्यूम होता है लंग्स का। हवा उतनी ही आनी है, मैक्सिमम कितनी आनी है और कम कितनी आनी है, समझ गए आप लोग। दूसरा क्या होता है, हम इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं थोरेसिक चैम्बर को, हम हवा अंदर ले रहे हैं तो हमें जगह की जरूरत है। आप लोगों को अगर लग रहा हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये इसलिए हम बढ़ाते हैं। जब आप लोग बताओ, जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं तो थोरेसिक चैम्बर को क्या करते हैं, इंक्रीज। क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज का मतलब है थोरेसिक चैम्बर को आप इंक्रीज करोगे तो लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्या हो जाएगा, और जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। कितना कम हो जाएगा, बाहर के प्रेशर से। कितना कम हो जाएगा, बाहर के प्रेशर से। और जब अंदर प्रेशर कम होगा और बाहर क्या होगा, ज्यादा, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हवा कहाँ जाएगी, अंदर, और क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन। जो आप लोग एनर्जी खर्च करते हो जब आप लोग थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि उसमें हम एनर्जी खर्च करते हैं, सांस लेने में नहीं करते हैं। आपको लग रहा हो कि सांस तो अपने आप जा रही है अंदर, हम लोग खाली क्या करते हैं, थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि हो सकता है ऐसा ना होता हो, तो आप लोग थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज मत करो और आप सांस लेके दिखा दो, खाली थोड़ी सी भी, कभी नहीं ले पाओगे। आप लोग देखो ऐसा करके, आप लोग ये कतई मत इंक्रीज करना, और आप लोग सांस लेके दिखाओ, यहाँ हाथ रख के देखो, नहीं कर पाओगे। जब तक आप थोड़ी, अगर इतनी सी भी सांस लोगे तो आपको थोड़ा सा बहुत, आपको पता नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत थोरेसिक चैम्बर को आपको इंक्रीज करना होगा। और ये बात हमें तब बहुत अच्छे से पता लगती है जब हम कोई रेस लगाते हैं या फिर कोई मेहनत का काम कर रहे होते हैं, हमारा यानी कि ब्रीथिंग जो होता है वो तेज रहता है, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि आपका बहुत तेज होता है थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज और डिक्रीज। क्लियर हुआ।
तो मैंने इंस्पायरेशन कैसे होता है, हमने क्या किया, थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज किया। जब थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज किया तो इसका मतलब अंदर का जो लंग्स का वॉल्यूम था वो क्या हो गया, इंक्रीज। और लंग्स का वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो अंदर का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम। क्या हो जाएगा, और किससे, बाहर के प्रेशर से। बाहर क्या होगा, हाई प्रेशर, और अंदर क्या होगा, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन। समझ गए। अब दूसरा पॉइंट सुनो, यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग अपना थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज कैसे करते हैं। तो देखो हमारा जो थोरेसिक चैम्बर होता है वो दो तरीके से इंक्रीज होता है। एक तो होता है बेटा एंटीरियर पोस्टीरियर, और एक होता है डोर्सो वेंट्रली। देखो डोर्सो वेंट्रली करना होता है तो आपको बताया कि आपकी वर्टिब्रल कॉलम है ये, और बीच में क्या है, रिब्स। क्या है, रिब्स का क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। क्या होता है, आपको बताया इनका जो शेप है वो कैसी है, ऐसी तो शेप है। ये थोड़ा बहुत यहाँ पे इनके बीच में क्या लगी होती है, मसल्स। क्या लगी होती है, मसल्स। और ये मसल्स जब स्ट्रेच होती हैं तो हमारा डोर्सो वेंट्रली चैम्बर क्या हो जाता है, इंक्रीज। और अगर एंटीरियर पोस्टीरियर की बात करूं तो आपको बताया जो डायफ्राम होता है उसकी शेप जो होती है वो ऐसी होती है। कैसी होती है बेटा, और जब ये स्ट्रेट होता है, क्या होता है, स्ट्रेट, तो इसका मतलब बताओ नीचे से क्या होगा, साइज इंक्रीज। समझ गए आप लोग। तो ऐसे करके हमारा क्या होता है, थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज। क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं, एक्सपायरेशन, सेकंड पे आते हैं। जब आप लोग एक्सपायरेशन करते हो तो आपको बताया आप रिलीज करते हो क्या, एयर, यानी हवा को बाहर निकालते हो, तो ये अपने आप नहीं निकलती है। इसमें एक मैकेनिज्म होता है कि जो आपने ये स्ट्रेट किया, इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि जितना आपने थोरेसिक चैम्बर को बढ़ाया था, सही है, जितना आपने थोरेसिक चैम्बर को, जितना आपने थोरेसिक चैम्बर को क्या किया था, बढ़ाया था, अब आपको उसी पोजीशन में लेके आना है सबको। जब उसी पोजीशन में लाओगे तो आप लोग बताओ क्या होगा, थोरेसिक चैम्बर का साइज क्या होगा, कम होगा, लंग्स वॉल्यूम कम होगा, और लंग्स वॉल्यूम कम होगा तो आप लोग बताओ जब हम किसी चीज का वॉल्यूम कम करते हैं तो वहां प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़, इंक्रीज हो जाएगा। और वो किससे इंक्रीज हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। यानी कि अगर आप एक्सपायरेशन करोगे तो आपको 100%, अरे दोस्त है मैं फोन उठाता नहीं और काट रहा हूँ तो उससे और लग रहा होगा, उठाता कोई दिक्कत नहीं, इनकी कोई इमरजेंसी नहीं होती। वह तो यहाँ खड़ा होगा तो देखा खड़ा रहेगा 15 मिनट, सही है। 80% तो एक केस होगा इसीलिए अब मैं डिस्टर्ब क्यों करूंगा, उससे ये करना पड़ेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ। इधर देखो, चलो कोई बात नहीं, सुन लो पहले। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि जब क्या करना पड़ेगा, हमें थोरेसिक चैम्बर को डिक्रीज क्या करना पड़ेगा, और जब आप डिक्रीज करोगे तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किससे, बाहर के प्रेशर से। और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा कम, और अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हमारा मूवमेंट कहाँ होगा, अंदर से बाहर की तरफ, और उसी को बोलते हैं एक्सपायरेशन। समझ गए आप लोग। एक्सपायरेशन में हम सारी चीजें बड़ी स्टेज में ले जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं, हम करते हैं इंस्पायरेशन। इसीलिए एक बात और आपको बताऊं, इंस्पायरेशन जो होता है बेटा वो होता है एक्टिव प्रोसेस, उसमें हमारी एनर्जी खर्च होती है, और एक्सपायरेशन में एनर्जी खर्च नहीं होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन करने में एनर्जी खर्च हो रही है लेकिन रिलैक्स करने में एनर्जी खर्च नहीं होती है। दूसरा सुनो, अब हमारा ब्रीथिंग होता है दो टाइप का। कितने टाइप का होता है, कैसे, एक तो होता है नॉर्मल, जैसे अभी आप लोग कर रहे हो, आप नॉर्मल कर रहे हो, आप लोग कुछ नहीं पता लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बैठे बैठे आराम से, सही है। लेकिन जब आप कोई काम करते हो उस टाइम जो ब्रीथिंग करते हैं वो करते हैं फोर्सफुल ब्रीथिंग। कौन सा करते हैं, और जब फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हैं हम लोग तो वहां पे इंस्पायरेशन भी एक्टिव प्रोसेस होता है, और वहां पे एक्सपायरेशन भी कौन सा प्रोसेस होता है, एक्टिव। यानी कि दोनों काम करने में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। समझ गए हम लोग। तो दो टाइप की ब्रीथिंग होती है, वो भी हम लोग समझेंगे, और दूसरा हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कैसे करके इंस्पायरेशन होता है और कैसे करके एक्सपायरेशन होता है। तो इसे कल ही पढ़ाऊंगा पूरा मैकेनिज्म में। और बेटा आप लोग हाँ शाम को हम लोग मिलते हैं ऑनलाइन लाइव, और इसके बाद हेलो सुनो बोलो मत। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, आना कितने टाइम पहले बताओ।
और दूसरी बात सुनो, ये आपके सबके पास पेपर है, आपने उसको देखा एक बार। आज हम लोग पहले तो बैठ डिस्कस करेंगे, जैसे कोई डाउट है क्वेश्चन का वो करेंगे, और दूसरा हम लोग करेंगे कोई टॉपिक को हम लोग बता देना, वो मैं टॉपिक समझाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन सभी लोग 9 बजे तक खाना खा के फ्री हो जाना, सही है। कहीं कोई बर्तन धोता हो या फिर कहीं कोई बर्तन धोता हो या फिर रोटी सेकता हो तो ये काम मत करना, ठीक है। ग्रुप पे तुम लोग पास नहीं है क्या? है तो अगर जो बच्चे नहीं आए तो अपनी किसी सहेली से या सहेला से अपना ऐसा करो फोटो लेके और पीडीएफ करवा दो, ठीक है। अरे तुम्हारा ऐसे ये दोस्त बराबर बैठा है, ऐसा नहीं है। हाँ तो बस चलो ठीक है बेटा, इसके बाद कल मिलते हैं हम लोग, और आज शाम को ध्यान रखना 9 बजे, ठीक है। मिलते हैं सब। अरे यार
लोग आगे आ जाओ बेटा, कुछ बच्चे चले इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।